नमस्कार दोस्तों, द विज़न के यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक आज के इस सेशन को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज के इस सेशन में हम लोग इंडियन पॉलिटी के लिए जीएस के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है, जिसके बहुत सारे सवाल अब तक कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उससे रिलेटेड पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। ये जो सेशन है ये 2 भागों में विभक्त है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये आप जो देख रहे हैं यह पार्ट 1 है। इसमें हम लोग प्रेसिडेंट चैप्टर के आधे भाग को कवर करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग बाकी के भाग को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 जो कि भाग 5 के अंतर्गत आते हैं, इसमें राष्ट्रपति से संबंधित सभी प्रकार के प्रावधान, उनकी शक्तियाँ इत्यादि दी हुई है। यहाँ पर देखिए द यूनियन एग्जीक्यूटिव जिसे कि कहते हैं संघ की कार्यपालिका, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो आप इसको प्रश्नोत्तर के फॉर्म में पढ़ें तो बहुत ही आप बेटर तरीके से इससे लाभ ले पाएंगे। सवाल पूछा जा सकता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल हैं। आपके बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं और यहाँ पर उसके उत्तर के स्वरूप में आप यहाँ जान लें कि इसके अंतर्गत शामिल हैं द प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति, द वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, द प्राइम मिनिस्टर अर्थात भारत के प्रधानमंत्री, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जितने भी पदाधिकारी गण हैं, संवैधानिक पदाधिकारी, ये सभी के सभी यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघ के कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि इनमें से हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, ये सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के हेड ऑफ द स्टेट कौन हैं। आपके 4 ऑप्शंस मिल सकते हैं एग्जाम्स में। आप उसमें उस पर जो आंसर होगा वो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति भारत के राज्य प्रमुख होते हैं, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो जहाँ से सवाल लगातार पूछे जाते हैं, वो है इनके इलेक्शन से संबंधित, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। इसमें कुछ बिंदु हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य संसद के दोनों सदनों के दोनों सदनों के। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हो सकता है आपको थोड़ा स्लो लगे, इसलिए आप इसको 1x की बजाय 1.5x या फिर 2.0x के स्पीड से देखेंगे। इससे आपका समय भी बचेगा और आप जल्दी चीज़ों को सीख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी, इनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ केवल जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस प्रकार से मनोनीत सदस्य यानी कि नॉमिनेटेड सदस्य किसमें होते हैं, जैसे संसद के दोनों सदनों के नॉमिनेटेड सदस्य यानी कि नाम जिनका मनोनीत किया गया हो
वैसे सदस्य, विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद, जैसे कुछ राज्यों में राज्य विधान परिषद तो इनके जो सदस्य होते हैं वो ये सभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और यहाँ जो 3 प्रकार के सदस्यों की बात हुई है, निर्वाचित सदस्यों की, ये इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद एक पॉइंट आता है कि विधायक के मत का मूल्य कितना होता है, या फिर विभिन्न प्रकार के जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में उनके मतों का मूल्य क्या होता है। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे रिलेटेड सवाल बहुत कम पूछे गए हैं। फिर भी अगर आपको देखना हो तो किसी स्टैंडर्ड बुक जैसे एम लक्ष्मीकांत इत्यादि से आप चीज़ों को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से केवल और केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही देखेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के लिए इसका उपयोग कर सकें, अधिक से अधिक लाभ लें। जो चीज़ें कम इम्पॉर्टेंट है वो तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, हम केवल उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एक प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष इलेक्शन है। अप्रत्यक्ष इलेक्शन, देखिए अप्रत्यक्ष प्रकार का निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि भारत के राष्ट्रपति भारत के नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं और जो रियल पावर है वो वेस्टेड कहाँ होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, जो कि हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अब यहाँ पर एक सवाल ये पूछा जाता है जो कि ज़्यादातर पीसीएस एग्ज़ाम्स में या फिर यूपीएससी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो उसको इनडायरेक्ट क्यों रखा गया है। तो उससे रिलेटेड 2 पॉइंट हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट तो ये है कि भारत के राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा जो शक्तियाँ प्राप्त हैं उसके हिसाब से वो केवल एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, और इसके साथ साथ जो वास्तविक शक्तियाँ हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाने वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वेस्टेड होती हैं। और दूसरा, ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है, अगर इसको डायरेक्ट इलेक्शन कराया जाता, जिस प्रकार के संसदीय चुनाव होते हैं, तो इस प्रकार का इलेक्शन बहुत ही कॉस्टली पड़ता और जिसका कोई महत्व नहीं रह जाता है भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में, क्योंकि अल्टीमेटली राष्ट्रपति महोदय को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ही बनाया गया है। अब आते हैं भारत के राष्ट्रपति के क्वालिफिकेशन, ओथ और कंडीशंस के बारे में। क्वालिफिकेशन यानी कि अर्हता, अर्हताएं, ओथ यानी कि शपथ। हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं इस पूरे सेशन को बाइलिंगुअल करने की, ताकि दोनों प्रकार के विद्यार्थी इसको समझ सकें और अधिक से अधिक इसका लाभ ले सकें। कंडीशंस यानी कि शर्तें। ये येलो कलर मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है। तो जो शर्तें हैं वो सबसे पहले क्या है कि राष्ट्रपति को या फिर राष्ट्रपति के लिए जो व्यक्ति चुनाव में भाग लेना चाहते हैं उन्हें भारत का नागरिक होना आवश्यक है, वह भारत के नागरिक हों। इसके बाद 35 वर्ष की आयु पूर्ण किया हुआ होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए, यानी कि क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके साथ ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए, लाभ के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन किसी सेवा में नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति को इलेक्शन लड़ने से पहले उनके समर्थन में 50
प्रस्तावक और 50 समर्थक होने चाहिए लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। मतलब संसद में 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक होने ही चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 जमानत राशि के रूप में जमा करते हैं। ये हो गया क्वालिफिकेशन। इसके बाद ओथ की बारी आती है। ओथ की बारी आती है तो ओथ के रूप में भारत के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। आप इस शपथ को किसी स्टैंडर्ड बुक से देख सकते हैं, यद्यपि ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, इसलिए हम इसकी चर्चा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं कंडीशंस के बारे में। कंडीशंस यानी कि शर्तें। देखिए पहला क्या शर्त है कि वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता भी है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्यागपत्र देना होगा। तो ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरी शर्त है उसे बिना किसी किराया नहीं लगेगा, बिना किसी किराया के राष्ट्रपति भवन आवंटित की जाएगी। चौथा पॉइंट है, आप लोग ये पॉइंट्स लिखते चलें, मेरे ख्याल से आप लिखते चलेंगे आपको याद भी रहेगा और बाद में इस वीडियो को बार बार आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, संसद के द्वारा उसको निर्धारित विशेषाधिकार और उपलब्धियां और साथ में कुछ भत्ते, ये सारे उसको दिए जाएंगे। एक और पॉइंट है, अंतिम पॉइंट, कि उसकी पदावधि के दौरान किसी भी प्रकार की सुविधा या सैलरी या भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती, तो ये सब राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं। और सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 रुपये रिज़र्व बैंक में जमा कराने पड़ते हैं। इस बात की हमने चर्चा पहले ही कर रखी है और शर्तें भी हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। और कोई शर्त यहाँ नहीं बचता है। 5 प्रकार के शर्तें हैं, हमने अभी चर्चा किया है। इसके अलावा 2022 के हिसाब से सैलरी 5 लाख रुपए प्लस भत्ते, ये सभी मिलते हैं। इसके अलावा आधिकारिक वाहन प्लस टेलीफोन प्लस वाहन, ये दोनों प्रकार के, प्लेन प्लस हेलीकॉप्टर प्लस कार etc, जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ गई सभी प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। इसके साथ ही वाहन, टेलीफोन और सिक्योरिटी, मेरे ख्याल से डिस्कवरी चैनल पे प्रेसिडेंशियल गार्ड्स करके एक सीरीज़ भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। आपको काफ़ी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद काफ़ी इंटरेस्ट आएगा उस सीरीज़ को देखने में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बात है कि राष्ट्रपति के रूप में चयनित व्यक्ति को किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी प्राप्त होती है, यानी उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला
दर्ज नहीं किया जा सकता और इस प्रकार से उनको इम्यूनिटी प्राप्त होती है। इसके साथ ही एक बात और है कि सिविल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 2 महीने की नोटिस, पूर्व नोटिस उन्हें देना पड़ेगा। इसके साथ ही नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 5 वर्ष की सेवा समाप्ति के बाद स्वतः ही उनकी सेवा समाप्त मान ली जाती है। फिर भी यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपने पद से मुक्त होना चाहें तो उन्हें रेजिग्नेशन लेटर देना होता है। और ये इम्पॉर्टेंट है सवाल कि राष्ट्रपति को यदि रेजिग्नेशन लेटर देना पड़े तो वो किसे देंगे। तो बहुत सारे ऑप्शंस में से सही आंसर ये होगा कि वो वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो भारतीय संविधान में यूएस के संविधान से अलग है, और वो क्या है कि भारत में कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स के लिए राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोई व्यक्ति केवल अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो सकते हैं। ये अंतर है, भारत में कितने भी बार बन सकते हैं और अमेरिका में लिमिटेड है 2 बार। अब है नेक्स्ट महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट। महाभियोग इसका मतलब होता है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना। भारत के संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन के साथ ही राष्ट्रपति को पद से हटाने के भी प्रावधान दिए हुए हैं, और इसके प्रावधान में सबसे जो मुख्य कारण हो सकता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस वाक्यांश का क्या अर्थ है? इस वाक्यांश का अर्थ है संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन। ये एक बेस हो सकता है जिसके आधार पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। यद्यपि संविधान का उल्लंघन, जो ये शब्द आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, और महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया, इसे, ये इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसे संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है, और इसे करने के लिए 1/4 सदस्यों जिन्होंने राष्ट्रपति पर कुछ आरोप लगाए हैं उनके हस्ताक्षर होने चाहिए, और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना ज़रूरी है। महाभियोग के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद ही ये दूसरे सदन में जाता है, और इन आरोपों की जांच करनी चाहिए दूसरे सदन के द्वारा, और राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का भी अधिकार होता है। यदि दूसरा सदन भी इन आरोपों को सही पा जाए तो महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से दूसरे सदन से भी पास होना पड़ता है, और इस तरीके से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होने के बाद प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके
पद को रिक्त मान लिया जाता है या उसके पद से राष्ट्रपति को हटना होगा। एक सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो इस पे इसका जो आंसर होगा वो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगता है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में, जैसा कि आपको हमने यहाँ पहले बताया था कि इलेक्शन के समय में निर्वाचित सदस्य संसद के दोनों सदनों के, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली और पौंडीचेरी के राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस दो नॉट इन इलेक्शन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों सभाओं के, दोनों सदनों के, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इसके नॉमिनेटेड सदस्य भी भाग लेते हैं किसमें? इम्पीचमेंट में। और एक और पॉइंट है कि स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स यानी कि राज्य विधानसभा के मेंबर्स राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि यही मेंबर्स उनके इलेक्शन में तो भाग लेते हैं, लेकिन ये मेंबर्स उनके इम्पीचमेंट में यानी कि महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। रिक्तता का मतलब पद का खाली होना। इसे रिक्तता कहते हैं। तो प्रेसिडेंट्स ऑफिस में जो पद है, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता के बारे में यहाँ बात होगी। पहला पॉइंट है 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर, 5 वर्षीय कार्यकाल 5 इयर्स टेन्योर जो है, 5 इयर्स टेन्योर के कंप्लीट हो जाने के बाद राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है त्यागपत्र के माध्यम से नेक्स्ट पॉइंट है अभी हमने जो देखा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटा देने पर। चौथा पॉइंट है, यहाँ तीसरा पॉइंट, महाभियोग। चौथा पॉइंट मृत्यु पर। पांचवा पॉइंट निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के अवैध ठहराए जाने पर, अवैध हो जाने पर। तो ये 5 पॉइंट हैं, इससे राष्ट्रपति के पद को रिक्त माना जाएगा। नेक्स्ट, अब इम्पोर्टेंट यहाँ है कि जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उससे, जिस दिन रिक्त हो जाए उससे 6 महीने के भीतर रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ या अदरवाइज जिस भी कारण से उनके पद की रिक्तता हुई होगी, उससे 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इस पर सवाल पूछा जा चुका है। और यदि प्रेसिडेंट अनुपस्थित हैं तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह लेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अनुपस्थित हैं या किसी कारण से अवेलेबल नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी जगह लेंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के
सीनियर मोस्ट जज उनकी जगह लेते हैं। ये तत्कालिक उपाय राष्ट्रपति के पद के अचानक खाली हो जाने से उपजे हुए निर्वात को भरने के लिए तात्कालिक उपाय भारत के संविधान में किए गए हैं। ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को संविधान के आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक के प्रावधानों के अंतर्गत, जो कि पार्ट 5 यानी भाग 5 में आता है, उसके प्रावधानों के अंतर्गत बहुत सारी शक्तियाँ उनको प्राप्त हैं। अब जो शक्तियाँ एवं कर्तव्य राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, उन्हें हम 7 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है एग्जीक्यूटिव पावर, जिसे कि कार्यकारी शक्तियाँ कहते हैं। दूसरा है लेजिस्लेटिव पावर, जिसे कि विधायी शक्तियाँ कहते हैं, विधायी शक्तियाँ। एग्जीक्यूटिव पावर, इसे हम कह सकते हैं कार्यकारी शक्तियाँ। आप नोट कर सकते हैं इन चीज़ों को। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियाँ, अगला है न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर। नेक्स्ट पॉइंट है डिप्लोमेटिक पावर, इसे कूटनीतिक शक्ति कह सकते हैं, कूटनीतिक शक्तियाँ। अगला है मिलिट्री पावर, हिंदी में सैन्य शक्तियाँ। सातवां है इमरजेंसी पावर, यानी कि आपातकालीन शक्तियाँ। जैसा कि हमने बताया था आपको कि इस वीडियो के माध्यम से हम राष्ट्रपति चैप्टर को पार्ट 1 के तहत केवल आधा सीखेंगे और पार्ट 2 के तहत बाकी के शेष भाग को सीखेंगे। तो यह जो चैप्टर है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, इस चैप्टर के पार्ट 1 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब पार्ट 2 के लिए इसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के पार्ट 2 देख सकते हैं। हमारे चैनल पे लगातार बने रहने और आप सबों के बहुत बहुत सहयोग के लिए बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू।